पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ठोसों के जो घनीय सिंपल घनीय जालक हैं, फेस सेंटर क्यूबिक एक्सेल एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक एक्सेल है, उसकी संकुलन क्षमता। लेकिन हम आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 12th क्लास के ठोस अवस्था चैप्टर का। और आज इस टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग क्लोज पैकिंग को समझने वाले हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग को जब कहीं जाना होता है शहरों में या कहीं टूर पर, आप जानते हैं, तो हम लोग पैकिंग करते हैं। पैकिंग का मतलब क्या होता है कि वैसी सजावट जिसमें ज्यादा से ज्यादा सामान अट जाए और कम से कम खाली स्थान बचे। नॉर्मली रूप से हम लोग यही जानते हैं, पैकिंग इसीलिए किया जाता है कि उसमें खाली स्थान कम बचे और ज्यादा से ज्यादा स्थान भर जाए। इसलिए उसको खूब अच्छे ढंग से क्या करते हैं, सजाते हैं, सरियाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उसी प्रकार से इसको भी समझना है। क्लोज पैकिंग क्या है कि क्लोज पैकिंग किसी भी ठोसों के अंदर अणु परमाणु या आयनों की वैसी सजावट जिसमें कम से कम खाली स्थान बचता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। मतलब ठोसों का जब निर्माण होता है तो उसमें जो पैकेजिंग होता है अणुओं का, परमाणुओं का, आयनों का, वो एक खास तरीके से होता है जो कम से कम खाली गैप को छोड़ते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग। मुझे लग रहा है कि ये बात समझ चुके होंगे कि क्लोज पैकिंग क्या है। क्लोज पैकिंग एक ऐसी पैकिंग है जिसमें अणु, परमाणु और आयनों को इस प्रकार से सजाया जाता है या इस प्रकार से सजा होता है जिसमें कम से कम खाली स्थान बचे। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक अगवा ही नंबर दे दिए हैं तो छक्का चौका नहीं है ये। इसका मतलब है 6 का मतलब क्या है और 4 का मतलब क्या है, इसका एक ट्रिक है, छक्का चौका। ये छक्का मतलब क्या कर रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वैसे क्लोज पैकिंग को कहते हैं जो 6 अणु, परमाणु या आयनों को टच करता है। जैसे मैं इसकी संरचना यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये सब टच किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, बीच में जो है इसको ले लेते हैं। तो देखिए इससे कौन सटा है? ये भी सटा है, ये ऐसे सटा है, ये ऐसे सटा है, ये ऐसे सटा है। यानी कितना सटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। यानी एक अणु, परमाणु और आयनों से 6 अणु, परमाणु और आयन क्या होते हैं? सटे होते हैं, जुड़े होते हैं। इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग होती है, इस प्रकार जो अणुओं की सजावट होती है, उसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, चौका की बारी। अब देखेंगे क्यूबिक मतलब क्या होता है? घन। क्यू मतलब क्या होता है? घन। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इसके अणु, परमाणु, आयन एकदम सामने सामने होते हैं लाइन में, आप देख सकते हैं यहाँ। और वो क्या थे? जैसे लड्डू सजाता है ना दुकान वाला, मिठाई वाला, एगो के ऊपर एगो, तो वो उस तरह से सजा था। लेकिन ये क्या एकदम सीधा सजा है, ऐसे सजा दिया जाए लड्डू तो भर दे गिर जाएगा। समझ लेकिन लेकिन वो अणु है, परमाणु है, आयन है, वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से सटा हुआ है, इसलिए वो गिरेगा नहीं लड्डू की तरह। समझ रहे हैं ना? इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका कोई भी वो अणु ले लेते हैं, ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा है। यानी अगर जो टच करने वाले को देखा जाए तो 1 2 3 4 है, यानी ये क्या करता है? 4 ही को टच करता है। यानी इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है? जब हमें एग्जाम में लिखना होगा तो लिखेंगे कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऐसे क्लोज पैकिंग को कहते हैं जिसमें एक अणु, परमाणु या आयन 4 अणु, परमाणु और आयनों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा भाषा लिखेगा जो आसान हो। छूते हैं लिख देंगे तो नंबर में नहीं मिलेगा, उसको स्पर्श करते हैं। ये जो भाषा है केमिस्ट्री का सबसे अच्छा भाषा है। आप कहेंगे कि ऐसे क्लोज पैकिंग जिसमें एक अणु, परमाणु, आयन 4 अणु, परमाणु, आयनों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। और 6 अणु, परमाणु और आयनों को टच करते हैं तो उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बात बिल्कुल समझ चुके होंगे।
आगे चलते हैं हम लोग। होल, अछिद्र या होल, जैसे जानते हैं किसी चीज को जब हम लोग सजाते हैं तो उसमें खाली स्थान बच जाता है। कई बार बच्चा कहता है कि कैसे खाली ठोस में बच जाता है सर, नहीं बचता होगा। आप कभी ईंट कोट को देखे हैं? ईंट को जब पानी में डालते हैं तो हवा निकलता है और उसमें पानी प्रवेश कर जाता है, या ईंट के ऊपर जब हम केरोसिन तेल डालते हैं या लकड़ी के ऊपर तो सोख लेता है। तो जो सोख रहा है क्या है, उसके अंदर कहीं ना कहीं खाली स्थान है तभी ना सोख रहा है। खाली स्थान नहीं रहता तो सोखता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काफी चिकना फर्श वाला होता है, जैसे कांच हो गया, उसके ऊपर अगर किसी चीज को डालते हैं तो उसका फर्श क्या होता है, क्लोज होता है, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं घुसा होता है। लेकिन उसको भी जब आंतरिक स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो उसमें भी खाली स्थान होता है, यानी जो क्लोज हो जाते हैं, यानी उसके अंदर जो खाली स्थान बच जाते हैं उसको कहा जाते हैं होल। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्लोज पैकिंग हुई है तो यहाँ पे भी होल दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा है ना, ये बहुत ही छोटा छोटा होल है। इन होलों को भी प्रकार है। होल है क्या, पहले अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि होल क्या है, तो होल किसी भी अणु परमाणु और आयनों की जब क्लोज पैकिंग होती है और उसमें जो खाली स्थान बच जाते हैं वही होल होते हैं। समझा बाबू? क्या होता है? वही होल होता है जो खाली स्थान बच जाता है। ठीक है, छिद्र। अब ये खाली स्थान दो प्रकार से हो जाते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल और एक होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के आगे हमने 4 दिया है, चौका, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना कि टेट्राहेड्रल में 4 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ऐसा होल जो 4 अणु परमाणु और आयनों के बीच में उपस्थित होता है, वैसा होल जो 4 अणु परमाणु और आयनों के बीच में उपस्थित होता है उस होल को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। और ऐसा होल जो 3 अणु परमाणु और आयनों के बीच उपस्थित होता है उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। यह बात समझ चुके हैं? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अर्धव्यास अनुपात। इसमें होता क्या है कि केटायन होते हैं और एनायन होते हैं। आप देख सकते हैं R+ और R-, तो इसको, ये दोनों के क्या है, बटा है, यानी अनुपात में है ना। तो इसको हम परिभाषा में कह सकते हैं कि अर्धव्यास अनुपात क्या है, केटायनों और एनायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को, R मतलब क्या होता है, त्रिज्या को डिनोट करते हैं। तो R जो है वो क्या है, त्रिज्या को दर्शा रहा है, और R का अनुपात यहाँ पे देखिए, R+ यानी केटायन है और एक एनायन है, तो केटायन और एनायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहा जाता है। तो इसको समझ लेंगे, अर्धव्यास अनुपात क्या है, केटायन और एनायनों के त्रिज्याओं के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहा जाता है। इस अर्धव्यास अनुपात का प्रयोग समन्वय संख्या को निकालने के लिए, किसके लिए किया जाता है, समन्वय संख्या। अगर जो किसी भी ठोस अणु परमाणु या आयन का अनुपात 0.732 से बड़ा होता है तो उसमें, या इतना होता है 0.732 हो या इससे ज्यादा हो, तो उसमें समन्वय संख्या कितना होगा, 8 होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद कर लेना होगा। कितना समन्वय संख्या होगा, 8 होगा। और अगर 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में होगा तो उसका त्रिज्याओं का अनुपात, तो अगर जो होता है तो उसका समन्वय संख्या 6 होता है। और अगर ये 0.225 से 0.414 के बीच होता है तो इसमें समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा। बस इसका इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना होगा। आगे हम लोग चलेंगे, ठोसों में अपूर्णता क्या है। ठोसों में अपूर्णता, किसी भी ठोस में जब केटायन और एनायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं या गायब होकर किसी इंटरस्टिशियल स्थान पर चले जाते हैं और उससे जो गैप उत्पन्न हो जाता है, जो खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठोसों में दोष कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ठोसों में दोष क्या है, और हम पढ़े होते हैं अपूर्णता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। ठोसों में अपूर्णता या दोष मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक आयनों के आधार पर, एक आयनों के आधार पर शॉर्टकी, फ्रैंकल और नॉन स्टेटमेंट। हम लोग सबसे पहले जानेंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल क्या है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, हम यहाँ पे देख सकते हैं आयनों को। सबसे पहले हम लोग आयन को यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसको देखेंगे और आप देख सकते हैं
ये काफी सन्निकट है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए, ये धन आयन हो गया, केटायन एनायन इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये अपने स्थान से समान संख्या में गायब हो जाते हैं। जैसे 2 को प्लस गायब हुआ तो 2 को कहीं से माइनस गायब, आप यहां देख सकते हैं एनायन गायब हो गया और यहां क्या हो गया, केटायन गायब हो गया। अब यहां पे आप जो 2 गायब होने वाले केटायन और एनायन को जो देख रहे हैं, ये क्या है, 2 केटायन गायब हो रहा है तो 2 एनायन गायब हो रहा है, मतलब दोनों की संख्या क्या है, हमेशा समान है। तो इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि केटायन और एनायन अपने स्थान से समान संख्या में गायब होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये गायब तो होते हैं लेकिन यह अपने इंटरस्टिशियल स्थान पर चले जाते हैं, यानी प्लस है तो माइनस हो जाती है। जैसे कोई भी औरत गुस्सा करती है घर से तो कहां भागती है, नहीं है, वही ना इसमें है कि प्लसवा काले से हटेगा तो कौना काले जाके सटेगा, माइनस काले, समझा कि नहीं, यानी प्लस से हटकर किसके पास चला जाएगा, माइनस पास। ये जैसे यहाँ पे प्लस गायब हुआ तो यहाँ पे आकर सट गया, यानी इसका इंटरस्टिशियल यानी जो खाली गैप है वहां पे जाकर ज्वाइन कर गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आकर यहाँ का माइनस गायब हुआ तो ये किसी प्लस के पास आके यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्थान। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्थान। मतलब कि कोई भी ठोस में जब केटायन और एनायन अपने स्थान से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्थान पर चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेंकल दोष। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, शॉर्टकी दोष क्या है कि इसमें केटायन और एनायन समान संख्या में गायब होते हैं, मतलब 2 गो केटायन तो 2 गो एनायन, 4 गो केटायन तो 4 गो एनायन, तो क्या हो गया, शॉर्टकी दोष। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि कितना भी गायब हो सकता है लेकिन वो गायब होकर कहीं और नहीं जाएगा बल्कि इंटरस्टिशियल स्थान के पास चला जाएगा, लेकिन ये गायब भी होगा तो समान संख्या में होगा, तो इसे बोलेंगे फ्रेंकल दोष। अब आता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, आप समझेंगे इसको। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में ऐसा होता है कि केटायन और एनायन गायब तो होते हैं लेकिन इनका एक अनुपात जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे 4:2 में नहीं गायब होंगे, कट गया तो ये हो गया 2, यानी पूर्ण संख्या हो गया, ऐसे नहीं गायब होंगे, ये होंगे 3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इनका जो संख्या होगा 2/3 जैसे हो गया, इसलिए यहाँ पे केटायन और एनायनों की संख्या एक पूर्ण संख्या में नहीं हो सकती है, कटेगा ही नहीं। तो ऐसा अगर जो गायब हो रहा है उन्हें उसका संख्या बराबर नहीं है तो वह हो जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। बाकी डेफिनेशन वैसा ही होगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष ठोसों में पाई जाने वाली ऐसी अपूर्णता होती है जिसमें केटायन और एनायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं लेकिन केटायन और एनायनों का अनुपात एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब आगे आते हैं वैद्युतीय गुण, इसको बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा समझ लेंगे। वैद्युतीय गुण, इस धरती पर कोई भी पदार्थ है तो उसमें वैद्युतीय गुण 3 तरीके से पाया जाएगा, या तो विद्युत का चालन करता होगा, या तो विद्युत का चालन नहीं करता होगा, या विद्युत का आंशिक रूप से चालन करता होगा। लेकिन हम ठोसों में पढ़ेंगे कि ठोसों के अंदर जो गुण है वैद्युतीय गुण वो 3 तरह से है। पदार्थों में जल कुछ भी ले सकते हैं, उसमें 3 ही तरह का गुण पाया जाएगा, या तो विद्युत का चालन करेगा, या तो विद्युत का विरोध करेगा, या तो विद्युत का आंशिक चालन करेगा। तो चालक, यहाँ पे कंडक्टर, इसको बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वैद्युतीय गुण पदार्थों में 3 प्रकार के होते हैं, एक चालक का, एक कुचालक का और एक अर्धचालक का। यानी चालक क्या है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुचालक या विद्युतरोधी क्या है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अर्धचालक क्या है, जिससे विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक।
तो ये बातें सारे चीजों को एक बार रिमेम्बर करके और इसे कॉपी पे लिख लेना, नोट्स बना लेना, जिससे हमेशा याद रहेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की दोष क्या है, फ्रिंकल दोष क्या है। कई बार एग्जाम में आप पिछला क्वेश्चन बैंक अगर जो देखते हैं तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको एक दो बार समझ कर और लिख लेना। अर्धचालक मतलब होता है कि किसी भी विद्युत का प्रवाह जब आंशिक रूप से होता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से होता है, वैसे पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। यानी जैसे विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से होता है, उसे क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। इसमें अर्धचालक यानी इसको समझना है कि अर्धचालक वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिश्रित हो जाती है। तो यहाँ एक शब्द आता है डोपेंट। डोपेंट मतलब होता है कि अर्धचालकों में उपस्थित अशुद्धियां, यानी अर्धचालकों में वैसी अशुद्धियां जो विद्युत धारा का विरोध करती हैं, यानी पूर्ण रूप से धारा को बहने नहीं देती हैं, वही क्या कहलाती है, डोपेंट कहलाती है। यानी डोपेंट क्या होता है, अर्धचालकों में उपस्थित अशुद्धियों को डोपेंट कहा जाता है। और इसी डोपेंट के आधार पर अर्धचालकों को दो भागों में बांटा जाता है। अर्धचालकों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरी को बोला जाता है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या है, वैसे अर्धचालक जिसमें उच्चतर संयोजकता वाले डोपेंट होते हैं, जिसमें उच्चतर संयोजकता वाले डोपेंट होते हैं उसे एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। और जिसमें निम्नतर यानी निम्न स्तर के जब डोपेंट उपस्थित होते हैं तो उसको पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। इसको फिर से समझ लेंगे। एन, मैं यहाँ पे एक ट्रिक दिया हूं, पी पापा, आप समझ सकते हैं, पी और पी टाइप अर्धचालक पुअर यानी निम्नतर डोपेंट को दर्शाते हैं, और एन टाइप अर्धचालक के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया एच पी, यानी ये लेजर प्रिंटर या बहुत सारी कंपनी का नाम है एचपी। यहाँ पे एचपी का इस्तेमाल करेंगे। एच मतलब हाई और पी मतलब पुअर। पी को पी से दर्शाता है और एच यानी हाई, यानी उच्चतर संयोजकता वाले डोपेंट जिसमें रहेंगे वो हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक, और जिसमें न्यूनतम संयोजकता वाले डोपेंट होंगे वो हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। आप बात समझ चुके होंगे। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, डोपेंट के आधार पर दो प्रकार के, जिसमें उच्चतर संयोजकता वाले डोपेंट होते हैं वो एन टाइप अर्धचालक होता है, और जो निम्नतम संयोजकता वाले होते हैं वो पी टाइप अर्धचालक। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरे को बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरे को बोला जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। आप समझेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यानी आकर्षण किधर होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। यानी एक बड़ा चुंबक एक छोटे से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ से क्या करता है, विकर्षित कराकर अप्रयोग आकर्षित कर लेता है। जैसे पृथ्वी भी एक क्या करती है, हम लोग में मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हम लोग को पकड़ के रखी हुई है, या बहुत सारी वस्तुओं को, यानी बड़ा चुंबक छोटे चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करके अप्रयोग खींच लेता है, तो चुंबकीय प्रकृति होती है। अर्थात अनुचुंबकीय हम उसे कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षण का गुण होता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ से विकर्षित हो जाते हैं, यानी उसके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब चुंबक से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे आपने कभी देखा होगा चुंबक में कि चुंबक में आप लोहे के कील सटा देते हैं, फिर कील के नीचे सटाते हैं तो कुछ देर तक वो चुंबक की भांति काम करता है, लेकिन जैसे उसे बाह्य स्रोत को हटाया जाता है तो अस्थायी चुंबक बन के रह जाता है। मतलब कि जब बाह्य स्रोत उसमें आता है तो चुंबकीय गुण उसमें आ जाता है, तो ये लौह चुंबकीय गुण होता है। तो लौह चुंबकीय वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें बाह्य स्रोत को हटाने से चुंबकीय गुण अस्थायी रह जाता है, तो उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। यानी पूरे पदार्थ ये तीन ही प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, एक विकर्षित होते हैं, और एक अस्थायी चुंबक रह जाते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आप समझ चुके हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताया, क्लोज पैकिंग, होल,
शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, यानी जितनी टॉपिक्स इसमें पढ़ाई गई है, ये सभी टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया इसे एक दो बार देखकर और अच्छे से लिख लेंगे तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और इसको अगर आप याद रखते हैं तो मेरा 100% दावा है कि आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन